हेलो नमस्कार आप सभी को। तो आज हमारा मानव जनन का लेक्चर नंबर 10 है। पिछले क्लास में हम लोगों ने oogenesis पढ़ना स्टार्ट किया था। oogenesis पढ़ने के बाद हम लोगों ने मासिक चक्र पढ़ना स्टार्ट किया था। मासिक चक्र में हम देखे थे कि दो घटना होगा, एक होगा गर्भाशयी घटना और एक होगा अंडाशयी घटना। आज हम पढ़ेंगे मासिक चक्र में हार्मोन किस तरह से नियंत्रण करता है, देन हम लोग मासिक चक्र पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं हार्मोनल कंट्रोल मासिक चक्र में। ध्यान से सुनिएगा, जिस तरह से हम पढ़े थे कि शुक्राणु जनन को जिस तरह से हार्मोन कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह से मासिक चक्र में भी हार्मोन रोल प्ले करता है। अगर आपको शुक्राणु जनन में हार्मोन किस तरह से कंट्रोल करता है याद है तो ये भी आप आसानी से सीख पाइएगा। तो याद करिए, हम बताए थे कि हाइपोथैलेमस होता है जो कि ब्रेन रीजन में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देन वो काम करेगा कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। वहाँ से क्या निकलेगा, FSH LH निकलेगा। याद करिए, बताइए थे आपको हम कि शुक्राणु जनन में क्या होता है, FSH किस पे काम करेगा, मेल जर्म सेल और सट्टोली कोशिका पर काम करेगा, यानी कि नर जर्म कोशिका और सट्टोली कोशिका पे काम करेगा। और जो LH है आपका, LH किस पे काम करेगा, लीडिंग सेल पे काम करेगा और वहाँ से एंड्रोजन नाम का हार्मोन स्रावित करेगा। और ये सट्टोली सेल और नर जर्म सेल पर काम करेगा। सट्टोली सेल क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। नर जर्म सेल अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु बनेगा। तो ये ठीक उसी तरह से यहाँ हम देखते हैं कि हार्मोन किस तरह से रोल प्ले करता है। हमारा क्लास 12 का लेक्चर नंबर 10 है। हम समझ रहे हैं कि मासिक चक्र में हार्मोनल नियंत्रण किस तरह से नियंत्रण होता है। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन रीजन में पाया जाता है। इसको हम लोग मास्टर और मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसको ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इतना इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए, आसान है। अगर इतना इंग्लिश भी आपको नहीं आ पा रहा तो फिर आपको ये बायोलॉजी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन निकलेगा, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये काम कहाँ पर करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। हम जानते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी का दो पार्ट होता है, पिट्यूटरी का दो पार्ट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी एक ग्लैंड है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब इस एंटीरियर पिट्यूटरी आगस पीयूष ग्रंथि से निकलेगा FSH नाम का हार्मोन और LH नाम का हार्मोन। FSH का पूरा नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हम देखे थे शुक्राणु जनन पर कि FSH किस पर काम करेगा, नर जर्म कोशिका और सट्टोली सेल पर। लेकिन यहाँ किस पर काम करेगा, पुटिका पर। पुटिका क्या होता है, हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं कि जो अंडाणु विकसित होते रहता है वो पुटिका के अंदर ही होता है। बताए थे प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक, तृतीयक, देन जाके मेच्योर यानी कि ग्राफिन पुटिका बनता है, देन वो रप्चर होता है। आगे हम याद पढ़ेंगे कि किस तरह से अंडाणु निकलता है। तो ये पुटिका पर कार्य करके उसका क्या करेगा, वृद्धि करेगा। साथ में क्या होगा, जब इस पुटिका पर काम करेगा तो इसका जब वृद्धि होगा तो वहाँ से रिलीज होगा एस्ट्रोजन और इनहिबिन। यह एस्ट्रोजन क्या करता है, गर्भाशय के अंतस्तर दीवार को बनाए रखता है। हम आपको बताए थे कि गर्भाशय का 3 दीवार होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। जब मासिक चक्र शुरू होता है तो इंडोमेट्रियम का वाल ही ब्रेक होता है जिससे ब्लीडिंग होता है। तो एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, गर्भाशय की दीवार को बनाएगा और प्रोजेस्टेरोन बनाए रखता है। आगे हम पढ़ाते पर यहाँ सुन लीजिएगा। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, गर्भाशय के अंतस्तर दीवार को बनाए रखेगा और इनहिबिन क्या करेगा, FSH के स्राव को रोकेगा। आगे हम लिखे LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, यह ग्राफियन पुटिका पर कार्य करके उसे रप्चर करेगा। हम जो देखे थे जो मेच्योर यानी कि परिपक्व पुटिका जो होता है जिसको हम लोग ग्राफियन पुटिका कहते हैं, उस पर LH काम करेगा और उसका रप्चर यानी कि तोड़ेगा उसको। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ओवुलेशन होगा। एक दिन होता है, जानते हैं हम लोग, अंडाणु निकल जाएगा और जो बचा कुचा पार्ट होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लेगा। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, आगे चल के प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल रिलीज करेगा। यही मेन पॉइंट है, आइए यहाँ समझते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल को सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, गर्भाशय के अंतर दीवार को बनाए रखता है, जबकि एस्ट्रोजन क्या लिखे हैं, बनाएगा, वो बनाए रखता है। तब होगा क्या, देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, अगर सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ल है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, GnRH को, यानी कि FSH और LH को। तो जब मासिक चक्र शुरू होता है तो उस समय प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों का लेवल कम होता है। मासिक चक्र 1 से लेकर के 5 दिन होता है। उसके बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम जानते हैं कि जब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, GnRH को, वहाँ से FSH और LH रिलीज होगा। जब FSH LH रिलीज होगा तो FSH काम करेगा पुटिका पर, LH किस पर काम करेगा, जो मेच्योर पुटिका होगा वहाँ से ओवुलेशन करा देगा। अगर एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन दोनों का लेवल अगर बढ़ा रहेगा तो ये निगेटिव फीडबैक देगा किसको, FSH यानी कि GnRH को। कुल मिला के क्या होगा, FSH LH कम रिलीज होगा। तो जब लास्ट में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, FSH LH निकलना बंद हो जाता है और मासिक चक्र रुक जाता है। फिर से क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम फिर से मासिक चक्र शुरू होगा तो फिर से यही काम होना शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हम लोग समझ रहे हैं कि मासिक चक्र में हार्मोन किस तरह से नियंत्रण कर रहा है।
हम बोले कि आपका हाइपोथैलेमस है, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यहाँ से हार्मोन निकल रहा है GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये काम कर रहा है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्रंथि पर, यहाँ से निकल रहा है FSH, निकल रहा है LH। FSH काम करेगा आपके फोलिकल पर और उसको क्या करेगा, विकसित करेगा, यानी कि पुटिका को वृद्धि करेगा, और वहाँ से एस्ट्रोजन और इनहिबिन हार्मोन निकलेगा। और जो LH होता है ये ग्राफियन पुटिका पर काम करके ओव्यूलेशन करेगा, एक दिन के लिए होता है, अंडाणु निकलेगा और कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन अगर एक साथ बढ़ रहा तो नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, GnRH FSH। GnRH को कुल मिला के क्या होगा, FSH LH कम निकलेगा, जिससे क्या होगा, आपका जो मासिक चक्र है वो रुक जाएगा, फिर से नेक्स्ट मंथ के लिए स्टार्ट होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे मासिक चक्र। हम अभी पढ़ना स्टार्ट किए थे। मासिक चक्र में 2 घटना होगा, एक होगा गर्भाशय में घटना, एक अंडाशय में होगा। हम देखेंगे कि गर्भाशय में किस तरह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, कब ब्लीडिंग रुक जाता है, फिर हम देखेंगे अंडाशय में किस तरह से पुटिका डेवलप करता है, जो अंडाणु बाद में रिलीज होता है। तो आइए यहाँ तक लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मासिक चक्र के बारे में। तो आइए अब हम मासिक चक्र के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम हार्मोनल कंट्रोल पढ़ लिए, किस तरह से कंट्रोल होता है। अब हम पढ़ते हैं मासिक चक्र। हम आपको बताए थे मासिक चक्र में 2 घटना होगा, एक तो होगा गर्भाशय घटना, एक होगा अंडाशय घटना। गर्भाशय घटना में देखेंगे हम कि गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन होता है, और अंडाशय घटना में देखेंगे कि अंडाशय में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग पढ़े मासिक चक्र के बारे में। सबसे पहले देखिए क्या लिखिए, मासिक प्रवस्था, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगा। इसको हम लोग मासिक चक्र को शॉर्ट में MCV बोलते हैं। तो मासिक प्रवस्था में क्या होगा, ये जनरली 1 से लेकर के 5 दिन तक का होता है। इसमें जो इंडोमेट्रियम का वाल होता है, यानी कि गर्भाशय का अंतस्तर जो दीवार होता है, वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल कम जाने के कारण टूटने लगता है। टूटने लगता है तो क्या होगा, वहाँ से ब्लीडिंग होगा। जब हम ग्राफ देखेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरह से ब्लीडिंग होना शुरू होता है। तो देखिए क्या लिखे, डे 1 से लेकर के 5 दिन तक होगा। इसमें क्या होता है, गर्भाशय की अंतस्तर की दीवार टूटने लगती है प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन के कमी के कारण। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है। उसके बाद देखिए हो गया मासिक चक्र शुरू हो गया, ब्लीडिंग हो गया 1 से लेकर के 5 दिन तक। अब इसके बाद क्या स्टार्ट होता है, प्रोलिफेरेटिव फेज, या जिसको हम लोग फोलिकुलर फेज कहते हैं। प्रोलिफेरेटिव फेज ये गर्भाशय घटना है, और पुटिकीय प्रवस्था ये अंडाशय घटना है, दोनों साथ साथ चलता है। अब देखिए होगा क्या, जब गर्भाशय का दीवार टूट गया था प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कारण, तब क्या होगा, प्रचुरोद भवन या पुटिकीय प्रवस्था में फिर से जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगेगा और जो गर्भाशय का दीवार है बनने लगेगा। देखिए क्या लिखे हैं कि मासिक प्रवस्था के बाद गर्भाशय की दीवार फिर से बनने लगती है, किसके कारण जी, एस्ट्रोजन के बढ़ने के कारण। और हम पिछले पिछले टॉपिक में हम देखे थे कि अगर सिर्फ एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा रहेगा तो वो पॉजिटिव फीडबैक देगा GnRH को, तो वहाँ से FSH LH निकलेगा। अगर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों का लेवल बढ़ा रहेगा तो नेगेटिव फीडबैक देगा। क्या है ये समझते हैं। पुटिकीय चरण सामान्यतः 7 से 8 दिनों तक का होता है, जिसमें पुटिका का वृद्धि FSH तथा LH के प्रभाव से होता है। लगभग 13वें दिन क्या होगा, सबसे अधिक परिपक्व पुटिका देखने को मिलता है, जो अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन स्रावित करता दिख रहा है। अगर अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन स्रावित होगा तो ये क्या करेगा, FSH LH को पॉजिटिव फीडबैक देगा, वहाँ से FSH LH रिलीज होगा। तो ये क्या करेगा, वहाँ से एस्ट्रोजन FSH तथा LH को सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसके स्तर को बढ़ा देगा। जैसे ही FSH LH बढ़ेगा तो LH क्या करेगा, ग्राफी पुटिका जो मेच्योर पुटिका बना है उस पर काम करके क्या करेगा, उसको रप्चर कर देगा। वहाँ से क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन हो गया, 1 दिन के लिए होता है, 14वें दिन पर ओवुलेशन हो जाता है। देन उसके बाद जाता था आपका सिक्रेटरी फेज। उसमें क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा, फिर से कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, फिर से क्या होगा, गर्भाशय जो मासिक चक्र शुरू हुआ था एकदम से रुक जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए। तो यहाँ तक समझिए आप। आइए फिर से एक बार समझते हैं। हम लोग मासिक चक्र पढ़ रहे हैं, मासिक चक्र में पढ़ रहे हैं गर्भाशय में क्या बदला होगा, अंडाशय में क्या बदला होगा। गर्भाशय में सबसे पहला क्या लिखे हैं, मासिक प्रवस्था 1 से लेकर के 5 दिन तक का होता है। इसमें गर्भाशय का अंतस्तर दीवार टूटेगा और वहाँ से ब्लीडिंग होगा। क्यों टूटने लगता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम जाता है। उसके बाद ये गर्भाशय घटना अंडाशय घटना साथ साथ चलता है। प्रचुरोद भवन जिसको कहते हैं, हिंदी आप लोग पढ़ते रहिएगा। प्रोलिफेरेटिव फेज फोलिकल, प्रोलिफेरेटिव मतलब होता है फिर से बनने लगेगा। इस अवस्था में क्या होगा, जो गर्भाशय का दीवार टूटा था फिर से बनने लगेगा, 7 से 8 दिन तक का होता है। इस समय क्या होता है, जो मेच्योर पुटिका बनता है वो एस्ट्रोजन को स्रावित करेगा अधिक मात्रा में। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, FSH LH को सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा, यहाँ से FSH LH का लेवल बढ़ जाएगा। LH क्या करेगा, ग्राफियन पुटिका पर काम करके उसको रप्चर करेगा, वहाँ से हो जाएगा ओवुलेशन। तो आइए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ओवुलेशन के बारे में, इसको लिख लीजिए। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग ओवुलेटरी चरण के बारे में। तो ओवुलेटरी चरण याद रखिएगा, जनरली 1 दिन का होता है। इस दिन क्या होगा, अंडाणु निकलेगा। आइए देखिए लिखे हैं क्या, ओवुलेशन फेज।
ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी स्पेलिंग लिखिए, ओवुलेटरी फेज है, ओवुलेटरी चरण। क्या होता है कि जब LH का स्तर बढ़ेगा तो ग्राफियन पुटिका फटता है, अंडोत्सर्ग होगा। हम पिछले क्लास में आपको बताए थे अंडोत्सर्ग क्या होता है, बताए थे एक परिपक्व पुटिका से या ग्राफीन पुटिका से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। ठीक, तो अंडोत्सर्ग निकल जाएगा, ये क्या होगा, सिर्फ एक दिन के लिए होता है। अंडाणु का जीवन अवधि जो होता है 24 घंटा यानी कि एक दिन होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि निषेचन हो तो उसके लिए क्या होगा, शुक्राणु अंडाणु को एक समय पे आके मिलना होगा। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ कि जो अंडाणु का जीवन अवधि होता है वो मात्र 24 घंटे यानी कि एक दिन होता है, स्पर्म 3 दिन जिंदा रहता है। जब हम आगे निषेचन पढ़ेंगे वहाँ हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि कब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब हम समझ रहे हैं कि डे ऑफ ओवुलेशन आप कैसे निकालेगा, मतलब कैसे आप जानेगा कि कब ओवुलेशन होगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ MC - 14। जनरली मासिक चक्र जो होता है ना 28-29 दिन का होता है, याद रखिएगा। ठीक, अगर मान चले किसी महिला में मासिक चक्र 30 दिन का है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि किसी में मासिक चक्र 30 दिन का है, तब हम पता करेंगे कि इसमें अंडाणु कब निकलेगा यानी कि ओवुलेशन कब होगा। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, डे ऑफ ओवुलेशन नंबर ऑफ MC - 14 यानी कि 30 में से 14 को घटा देना है तो कितना हो जाएगा, 30 में से 14 घटाइएगा तो 16। कि 16वें दिन पर क्या होगा जी, ओवुलेशन होगा। ऐसा नहीं है कि 14वें दिन पर ही ओवुलेशन होता है, लेकिन 14वें दिन पर ओवुलेशन जनरली होता है। अगर मान चलिए किसी महिला में मासिक चक्र का डे वेरी कर रहा है अलग अलग, ऐसे 28-29 दिन तक का होता है। अगर 30 दिन का है तो 30 में से 14 घटा दीजिए तो 16वें दिन पर क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। मान चलिए किसी में 32 दिन का है ओवुलेशन, तो उसमें से हमको क्या करना, 14 घटा देना। और अब 32 में से 14 घटाइएगा, 12 में से 4 गया 8, 18 यानी कि इसमें क्या होगा, 18वें दिन पर ओवुलेशन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग डे ऑफ ओवुलेशन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट होगा क्या, ल्यूटियल चरण, या उसी को हम कहते हैं स्रावी चरण। ये क्या है, ल्यूटियल चरण, ये गर्भाशय घटना, ये स्रावी चरण अंडाशय घटना है। तो इसमें क्या होगा, पीत पिंड का निर्माण होगा, यानी कि जो कॉर्पस ल्यूटियम फट गया था वहाँ से अंडाणु निकल गया था, जो बचा खुचा पार्ट है वो क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि पीत पिंड का निर्माण कर लेगा अंडाशय में होता था, या प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन को अधिक मात्रा में स्रावित करेगा। और हम जानते हैं कि अगर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल बढ़ा है, ये GnRH यानी कि FSH LH को निगेटिव फीडबैक देगा। अगर सिर्फ एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा है तो पॉजिटिव फीडबैक देगा। तब देखिए क्या होगा कि पीत पिंड LH के प्रभाव से बनता है, सब जानते हैं LH जब उस पर काम किया था ग्राफीन पुटिका पर, तो वहाँ से फटने के बाद ही बनता है। तब ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन FSH और LH को निगेटिव प्रतिक्रिया देगा और पुटिका के वृद्धि को क्या करेगा जी, रोक देगा। और पीत पिंड का जीवन अवधि होता है 14 दिन। आइए कहना क्या चाह रहा हम समझते हैं। हम देख रहे हैं कि ओवुलेशन हो गया 14वें दिन पर, ठीक। अब क्या होगा कि जब ओवुलेशन हो जाता है तो उसके बाद जो ग्राफियन पुटिका से जो रप्चर हुआ था, ओवुलेशन हो गया था, अब वो आगे चल के बन जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम यानी कि पीत पिंडक जिसको कहते हैं, पीत पिंड बन जाएगा। ये पीत पिंड क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लेवल को अधिक कर देता है। तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल अगर अधिक हो गया तो ये FSH LH को क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक देगा। जब निगेटिव फीडबैक देगा तो वहाँ से FSH LH नहीं निकलेगा तो क्या होगा, पुटिका का डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर पुटिका डेवलप नहीं होगा तो फिर से क्या होगा, मासिक चक्र शुरू नहीं हो सकता, फिर से ओवुलेशन नहीं होगा। उसके बाद लिखे हैं कि ये पीत पिंड का जीवन अवधि कितना होता है, 14 दिन। आइए यहाँ से एक चीज़ आप समझ सकते हैं, 28 दिन का होता है ना मासिक चक्र, 14 दिन पर क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। तो फिर अब 14 दिन के बाद शुरू होगा, यानी कि कुल मिला के क्या होगा, 28 दिन के बाद फिर से मासिक चक्र शुरू होगा। ऐसा नहीं होता कि मासिक चक्र शुरू हुआ फिर से हो गया। किसी किसी में आप देखिएगा कि इरेगुलर मासिक चक्र होता है। ऐसा बहुत सारे कारण से हो सकता है, जैसे कि आप अधिक स्ट्रेस ले रहे हैं, यानी कि तनाव ज़्यादा है, आप सही से सो नहीं रहे हैं। आजकल तो देख ही रहे हैं कि थोड़ा स्लीप पैटर्न सबका गड़बड़ रहता है, तो उसके भी कारण से हो सकता है। आप स्ट्रेस ले रहे हैं, उसके भी कारण से हो सकता है। तो मासिक चक्र को नियंत्रित रखा जा सकता है। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके आप समय से सोतिए, 7 से 8 घंटा कम से कम सोतिए बिना किसी टेंशन के। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट जीवन में कोई टेंशन नहीं होता है। स्टूडेंट जीवन सबसे बढ़िया जीवन होता है, एकदम बिना किसी लोंग लपेट के। 8 घंटा मस्त सोतिए, मोबाइल फ्लाइट मोड में डालिए और सो जाइए आराम से। 8 घंटा के बाद जगिए, 7 घंटा के बाद। तब ये पीत पिंड का जीवन अवधि याद रखिएगा 14 दिन। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ के मदद से समझ लेंगे कि मासिक चक्र क्या होता है। फिर हम इसके आगे जान लेंगे कि मासिक चक्र में आप मेडिसिन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। जनरली हम जब आपको अधिक लेबर पेन कहते हैं, अगर आपको अधिक पेन है तब पेन किलर ले सकते हैं, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। ऐसे जनरली कहा जाता है कि आप मासिक चक्र में मेडिसिन ना ही ले तो अच्छा है। ताकि हम इसके बाद ग्राफ की मदद से समझते हैं मासिक चक्र को। यहाँ तक समझ गए, लिख लीजिए। तो आइए हम लोग मासिक चक्र को ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। इससे पहले हम पढ़ लिया, आप आसानी से समझ जाइएगा। आइए देख रहे हैं ग्राफ।
ये डे है, दिवस लिख दिए 1 से लेकर 28 दिन, हम जानते हैं 28 से 29 दिन का जनरली मासिक चक्र होता है। इधर लिखें गर्भाशय घटना, यहाँ अंडाशय हार्मोन लिखे, अंडाशय घटना और पिट्यूटरी हार्मोन। आइए हम समझते हैं। हम आपको बताए थे कि 1 से लेकर के 5 दिन तक क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है। इसमें क्या होगा, देखिए प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का दोनों का लेवल कम है ना, दिख रहा है। तो ये गर्भाशय का दीवार टूटने लगेगा, देख रहे हैं ये गर्भाशय का दीवार टूट गया है। टूटने के बाद क्या होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। हो गया खत्म। अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ईस्ट्रोजन, देख रहे हैं ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगा है। जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, गर्भाशय की दीवार को बनाना शुरू कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, 1 से लेकर के 5 दिन तक मासिक चक्र शुरू हुआ था, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल कम होने के कारण गर्भाशय की दीवार टूटा, टूटने के बाद यहाँ ब्लीडिंग हो गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है। और हम जानते हैं जब अगर सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है तो FSH LH को क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा, यानी कि GnRH को वहाँ से FSH LH निकलेगा। अब क्या होगा, फिर से जब ये गर्भाशय का दीवार टूट जाएगा तो नेक्स्ट कौन सा फेज आएगा, नेक्स्ट आपका फेज आएगा प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज में देखिए क्या होगा, ये जो गर्भाशय का दीवार टूटा था फिर से बनने लगेगा क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होगा, जो आपका ओवुलेटिव फेज होगा, अंडाशय वाला घटना में, उसमें क्या होगा, ये जो पुटक नजर आ रहा है आपको, प्राथमिक पुटक, पिछले क्लास में आपको बताया था 1 पर देकर डिग्री देंगे मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, मेच्योर पुटक। FSH LH के बढ़ने के कारण जब इसका लेवल बढ़ेगा एस्ट्रोजन के प्रभाव से तो इस पुटक का वृद्धि होगा। जनरली 7 से 8 दिन तक होता है ये प्राथमिक पुटक, द्वितीयक, तृतीयक, मेच्योर पुटक बनता है। जनरली ये 7 से 8 दिन का होता है, मेच्योर होता है पुटक। उसके बाद क्या होगा, ये जब पिट्यूटरी हार्मोन है, जब सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ेगा, जब एस्ट्रोजन सर्च आएगा मतलब एस्ट्रोजन अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, अधिक मात्रा में पॉजिटिव फीडबैक देगा, किसको, GnRH को। और वहाँ से क्या होगा, FSH LH सर्च, यानी कि FSH LH का मात्रा अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा तो ये LH क्या करेगा, इस ग्राफियन पुटिका पर काम करके इसको रप्चर तोड़ देगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होने के बाद ये पीत पिंडक बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे विकसित हो जाएगा। जब ये जब LH इस पर काम करेगा, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, इस प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों को स्रावित करेगा। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों का लेवल क्या होगा, बढ़ा लेगा। जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों का लेवल बढ़ा लेगा तब हम जानते हैं GnRH को ये नेगेटिव फीडबैक देगा। नेगेटिव फीडबैक देगा तो FSH LH निकलना बंद हो जाएगा। फिर से क्या होगा जी, नेक्स्ट 28 दिन के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा। अब फिर इस पेज में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं, जो हम थ्योरी में लिखे हैं जस्ट उसको हम डायग्राम की मदद से समझ रहे हैं। आइए एक बार और समझ लेते हैं। हम बोले कि गर्भाशय घटना है, यहाँ पर हम अंडाशय हार्मोन लिखे हैं, यहाँ पर अंडाशय घटना लिखे हैं, यहाँ पिट्यूटरी हार्मोन लिखे हैं। हम बोल रहे हैं कि 1 से लेकर के 5 दिन में क्या होता है, एस्ट्रोजन के लेवल कम होने के कारण ये गर्भाशय की दीवार टूट गया 1 से 5 दिन तक। अब फिर से क्या होगा, 7 से 8 दिन तक क्या होगा, ये पुटिका डेवलप करेगा। साथ में अंडाशय घटना के साथ साथ में गर्भाशय घटना भी चलेगा, ये दोनों साथ चलेगा। अब गर्भाशय घटना में क्या होगा, ये जो आपका गर्भाशय दीवार टूटा नहीं, ये फिर से बनना शुरू होगा। और प्रोजेक्ट एक बार हम समझ लेते हैं इसको, हम मासिक चक्र समझ रहे हैं ना। 1 से लेकर के 5 दिन में क्या होगा, गर्भाशय की दीवार टूटेगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ेगा तो FSH LH को पॉजिटिव फीडबैक देगा, FSH इस पर काम करेगा, इसका वृद्धि करेगा। LH क्या करेगा, 14वें दिन पर जब इसका LH सर जाएगा मतलब अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। यहाँ EP लिखे, EP मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं समझना, EP मतलब होता है एस्ट्रोजन पीक, ESTRO, यानी कि जब अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा LSH FSH को। LH क्या करेगा, इस पर मेच्योर पुटिका पर काम करके इसको रप्चर करेगा, यहाँ से ओवुलेशन होगा 14वें दिन पर, देखिए लिख रहे हैं। देन कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, धीरे धीरे वो विकसित होगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एक साथ रिलीज करेगा। तो जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल एक साथ बढ़ेगा तो ये नेगेटिव फीडबैक देगा FSH LH को और ये रिलीज होना बंद हो जाएगा, तो ग्राफियन पुटिका का डेवलपमेंट होगा। फिर से क्या होगा, मासिक चक्र शुरू नहीं हो सकता। फिर अब नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, मासिक चक्र शुरू होगा। तो यहाँ तक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे निषेचन क्या होता है, गर्भधारण में 9 महीना में क्या क्या कैसे होता है। देन हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे लैक्टेशन क्या होता है, दूध में क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है। देन हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे जनन स्वास्थ्य, और जिसका इस बार एग्जाम आने वाला वो ध्यान से सुन लीजिएगा। छठ के बाद से आप लोग के लिए 1 शॉट वीडियो ला रहे हैं, यानी कि एक ही क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। आपका 16 चैप्टर पूरा पढ़ाया जाएगा। एक क्लास में पूरा हम चैप्टर पढ़ लेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे हम लोग उसका PYQ कर लेंगे। तो पढ़ते रहिएगा, जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कुछ नहीं सीख रहे हैं तब चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।